किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, इससे पहले हमने थ्रेड पढ़ा, हमने कलेक्शन, अभी कलेक्शन में जो भी समस्या आए, क्लासेस पढ़ो, मेथड पढ़ो। कुछ मेथड हैं जो अभी क्या नाम है, प्रीतम ने भी पूछा था कि सर इसका मेथड क्या है, फिल्टर मेथड उसमें क्या है। तो उसके लिए मुझे जावा 8 की जो फीचर्स हैं जो पढ़ाऊंगा, तो उसी में कवर करूंगा उसे। मैं बताऊंगा क्या क्या इसमें है, लैम्डा एक्सप्रेशंस का यूज इसके अंदर बताऊंगा। तो आप कलेक्शन एक बार पढ़ लिया है ना, तो लैम्डा एक्सप्रेशन जब पढ़ाऊंगा अलग से, तो उसमें समझा दूंगा इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं। फंक्शनल इंटरफेस एंड लैम्डा एक्सप्रेशन 2, स्ट्रीम एपीआई, ये सब कुछ फीचर्स हैं जो जावा 8 के फीचर्स हैं जो आपको मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है। देन मैं आपको जावा 9 के भी फीचर पढ़ाऊंगा। 9 में क्या क्या नए फीचर्स हैं, मतलब जावा के फीचर्स के अलग से सेशन लूंगा तो सब में बताता जाऊंगा। अभी मैं आपको नया टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है JDBC। ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है। अब ये मजेदार टॉपिक है। इसमें अब देखिए क्या है कि आप लोगों ने AWT पढ़ ही रखा है, स्विंग थोड़ा पढ़ ही रखा है, जिसने नहीं पढ़ा है पढ़ लेंगे। ठीक है। स्विंग जैसे समरोज वगैरह को थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था, रोक दिया था। बैच में आएगा तो उसमें मैं जरूर बताऊंगा। तो काम रुकने वाला नहीं है, टॉपिक सब इंडिपेंडेंट है, किसी का कोई रिलेशन नहीं है किसी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको पढ़ लेंगे तो हमारा बहुत सारा जो मतलब प्रोजेक्ट वर्क है वो स्टार्ट हो सकता है, चीजें हम समझ सकते हैं। तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी मतलब जी, अभी तक हम लोगों ने क्या करा, अभी तक हम लोगों ने जावा के प्रोग्राम में, जावा के प्रोग्राम का जो डेटा है उसको अपने क्लास और ऑब्जेक्ट में संभाल के रखा है ना, क्लासेस में और ऑब्जेक्ट में ही संभाल के रखा है। आपने प्रोग्राम का डेटा कहाँ पे संभाल के रखा है, अपनी क्लासेस में और अपने ऑब्जेक्ट्स में संभाल के रखा है ना। तो जो जावा का डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला पार्ट है, जिसको हम JDBC बोल रहे हैं, इसमें हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम जावा के प्रोग्राम का जो डेटा है ना, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में संभाल के रख सकते हैं। लाइक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब कुछ भी, कोई भी डेटाबेस में संभाल के रख सकते हैं। यानी कि JDBC, जिसे हम जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी बोल रहे हैं, इसको पढ़ने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर ये डेटाबेस क्या होता है ना। और डेटाबेस भी जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कि कितने तरीके होते हैं या क्या क्या अप्रोचेस होता है कि एक जावा के प्रोग्राम को किसी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से स्टोर कराने के क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पेंट के माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि ये है हमारा एक प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम जो कि किसी भी लैंग्वेज में लिखी जा सकती है। तो हम जावा पढ़ रहे हैं तो हम जावा की बात करेंगे। ठीक है। तो ये हम जावा प्रोग्राम मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं, और मुझे इसको क्या करना है, इस प्रोग्राम के डेटा को किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में यहाँ पे हमें संभाल के रखनी है। अब ये सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया क्या होती है भाई, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हमें संभाल के रखनी है। भाई सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब हो गया कि मतलब प्रोग्राम से हट के, मतलब अभी तक जो हम अपना जैसे एक फॉर्म बना रहे हैं AWT में, या हम स्विंग में ही कोई फॉर्म बना रहे हैं, या कोई HTML का ही फॉर्म बना रहे हैं, वहां पे हमने क्या करा, कुछ डेटा भरा, और भरने के बाद वो डेटा हम चाहते हैं कि जी हमारे प्रोग्राम के माध्यम से वो डेटा कहीं पे किसी दूसरे जगह पे, किसी दूसरे मशीन पे, या किसी दूसरे फाइल में, या किसी डेटाबेस में कहीं पे भी जाके स्टोर करा दिया जाए। समझ रहे हो ना, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, मतलब जो प्रोग्राम से हट के हो। तो वो क्या क्या होता है हमारे पास, फाइल सिस्टम भी होता है। फाइल सिस्टम जिसको हम DBMS बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS
तो जो हमारा फाइल सिस्टम है वो DBMS का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो फाइल सिस्टम ही हमारा DBMS है, लेकिन जो एक्चुअल हम डेटाबेस समझते हैं वो हम RDBMS से हम बोलते हैं, RDBMS। हमारे लिए तो RDBMS होना चाहिए, RDBMS, ठीक है। तो मतलब हम अपने जावा के प्रोग्राम के डेटा को किसी फाइल सिस्टम DBMS, किसी RDBMS यानी कि डेटाबेस, एक्चुअल जो डेटाबेस जिसको हम बोलते हैं, मतलब हमारे हिसाब से डेटाबेस RDBMS ही होता है, वैसे फाइल सिस्टम भी DBMS का एक पार्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो, ठीक है। वहां पे स्टोर कर सकते हैं, और हम ERP भी क्रिएट कर सकते हैं, हम मेन फ्रेम भी बना सकते हैं, है ना। और हम मतलब मेन फ्रेम में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। हम किसी बिग डेटा कोई मतलब प्लेस है जहां पे भी स्टोर कर सकते हैं, है ना। क्लाउड पे डेटा रख सकते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो क्लाउड तो स्टोरेज का ही एक तरीका है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिग डेटा के माध्यम मतलब ऐसा बोल सकते हो कि मैं अब बताता हूँ बिग डेटा और क्लाउड में क्या अंतर है। तो मतलब देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। मतलब सेकेंडरी स्टोरेज ऑप्शन हमारे पास इतने सारे हैं। तो ये स्टोरेज ऑप्शंस हैं, ये प्रोग्राम है, और ये इन स्टोरेज ऑप्शंस में हमें अपने डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है। तो देखिए, तो इसके लिए हमें कोई कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा ना, सॉरी, इसके लिए कोई कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा ना। हम चाहते हैं हमारा प्रोग्राम इस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से कनेक्ट हो, यहाँ पे मतलब हमारा डेटा यहाँ पे स्टोर्ड हो। इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कनेक्टिविटी, समझ रहे हो। कनेक्टिविटी करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, ठीक है। और कनेक्टिविटी, पर जावा के प्रोग्राम में ये जो कनेक्टिविटी है इसी को हम JDBC कनेक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी जावा के प्रोग्राम को, तो पहले ये समझो कि कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। किसी जावा के प्रोग्राम को, है ना, किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर कराना कनेक्टिविटी कहलाता है। तो हम यही करने वाले हैं। हम जावा के प्रोग्राम का जो डेटा होता है वो फाइल में नहीं रखेंगे, सॉरी वो उसमें नहीं रखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर में नहीं रखेंगे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में नहीं रखेंगे, हम किसी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में रखेंगे, किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रखेंगे। तो किसी जावा के प्रोग्राम का डेटा किसी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर करने के प्रोसेस को हम कनेक्टिविटी बोलते हैं। कनेक्टिविटी इज जस्ट अ प्रोसेस, है ना, जिसमें हम एक प्रोग्राम का जो डेटा है वो सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में स्टोर करते हैं, ठीक है। ऐसा हमें करना है, और ये करना नहीं सीखेंगे तो हम मतलब समझ लो कि प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे भाई। हर जगह जरूरी है ना ये चीज़। तो फिर बात यह आ जाती है कि सर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज ऑप्शन में तो हमारे पास एक ऑप्शन है फाइल सिस्टम DBMS, और डेटाबेस सिस्टम है RDBMS है, ERP है, मेन फ्रेम, बिग डेटा, क्लाउड। कहाँ पे रखें, कौन सा ऑप्शन सही होगा, है। कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम में रखेंगे तो क्या दिक्कत होगी, आप लोग बताइए। कौन सा हमें स्टोरेज ऑप्शन प्रेफर करना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए, आप लोग मुझे बताइए। हाँ जी सर सर डेटाबेस और क्लाउड बेस्ट रहेगा। सर RDBMS। तो DBMS क्यों बेस्ट नहीं रहेगा, फाइल सिस्टम क्यों नहीं रहेगा। क्योंकि सर उसमें आई थिंक हम क्वेरी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, सीक्वल क्वेरी नहीं कर सकते हैं सर उसमें, और हाँ डेटा इसलिए सर उससे डेटा रिट्रीव करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। सही बात है, क्वेरी हम मतलब वहाँ नहीं रख सकते, क्वेरी को नहीं चला सकते, समझ रहे हो आप। क्वेरीज जो है वहाँ पे चलाना हमारे लिए थोड़ा टफ वाला चीज़ हो जाता है, ठीक है। सर उसमें डुप्लीकेसी भी होती है, रिडंडेंसी भी होती है, टाइम का और रिलेशन भी कोई नहीं बनता, तो फाइल अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग जगह पड़ी होती है तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है डेटा को मैनेज करना। तो RDBMS उसके द्वारा मतलब बेस्ट ऑप्शन है। सही बात है। सही बात है कि रिडंडेंट होगा, डेटा डुप्लीकेट भी होगा, और सिक्योर भी नहीं होगा। वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत सारी फाइलें अगर एक साथ इकट्ठा कर दो तो उसमें रिलेशन कैसे बनाएंगे, वो भी डिफ़िकल्टीज़ है। इसीलिए डेटाबेस,
लेकिन डेटाबेस यानी कि डीबी आरडीबीएमएस जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आ जाते हैं ना। तो डेटाबेस करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, क्या आना चाहिए, आपको पता है क्या पढ़ना पड़ेगा आपको फिर? सर क्वेरी। हाँ सर SQL पढ़ना पड़ेगा। हाँ, SQL पढ़ना SQL पड़ेगा, एसक्यूएल क्वेरी पढ़नी पड़ेगी, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, या क्वेरी आपको एसक्यूएल पढ़ना पड़ेगा। तो एसक्यूएल यस क्या सर। होता है, व्हाट इज एसक्यूएल? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है सर। इसमें हम को डेटाबेस में हम बहुत सारा अपना डेटा रख लेते हैं और इस क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हम उसको रिट्रीव करते हैं और सही उसमें बात, मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं सर। सही बात है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो हर डेटाबेस पे यूज होती है। लेकिन हमने एक पढ़ा हुआ है, एक एसक्यूएल होती है, एक माई एसक्यूएल होती है, इन दोनों में अंतर होता है क्या? एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में अंतर होता है। फिर पीएल एसक्यूएल भी होता है, यस सर, पीएल स्क्वेयर भी होता है। फिर एसक्यूएल प्लस भी होता है। इतनी चीजें होती हैं। ठीक है। सर MySQL जो है वो एक सॉफ्टवेयर है और एसक्यूएल जो है वो एक लैंग्वेज है। तो हम अपने डेटा को डेटाबेस, MySQL एक डेटाबेस है जिसमें स्टोर करके रखते हैं। फिर यस, एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू हम डेटा को फैच करके लाते हैं या स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं तो फिर वगैरह वगैरह। एसक्यूएल सर्वर क्या है? एसक्यूएल सर्वर भी है एक चीज। सर एसक्यूएल डेटाबेस है, वो भी एक डेटाबेस है। वो शायद आई थिंक वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। सही बात है, एसक्यूएल सर्वर भी डेटाबेस है, माईएसक्यूएल भी डेटाबेस है ना, ये दोनों दोनों डेटाबेस हैं। ये चीज तो क्लियर हो गया। और एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल हमारा एक क्वेरी लैंग्वेज है जो हर डेटाबेस पे यूज होती है। हर डेटाबेस का अपना एक लैंग्वेज होता है, यानी कि जावा लैंग्वेज से हट के एक नया लैंग्वेज आप पढ़ने वाले हो, सीखने वाले, जिसको हम एसक्यूएल बोलते हैं। तो एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो होती है, ये हर डेटाबेस पे अलग अलग, मतलब इनका सिंटैक्स होता है, थोड़ा सिंटैक्स बदलता है। और ये माईएसक्यूएल जो कि पहले किसी थर्ड पार्टी का था, वो ओरेकल का हो चुका है, तो ओरेकल इसे टेक केयर करता है, सन माइक्रो सिस्टम का ही था मतलब। और एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, दोनों ही डेटाबेस हैं। और डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है बस आपको अपने सिस्टम में। और इसके पास स्टोरेज ऑप्शन होता है, मतलब ये डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, रिकॉर्ड के फॉर्म में, रो एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा को मैनेज करके रखता है। और एक से ज़्यादा टेबल के बीच में रिलेशन के लिए भी इसके पास बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। इजीली इनमें रिलेशन भी इस्टेब्लिश करी जा सकती है। यहाँ डेटा रिडंडेंसी की अवॉइड करी जाती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लॉ हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिनके बेसिस पे अगर आप डेटा स्टोर करके रखोगे तो आपका डेटा रिडंडेंट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, सेफ और सिक्योर होगा, एन नंबर ऑफ फीचर आपको मिलेंगे। ठीक है, सही बात है। और बताइए, और क्या है, और क्या, और कुछ जानते हो डेटाबेस के बारे में आप? और कुछ बताइए। सर क्लाउड भी तो अच्छा ऑप्शन है। और डेटाबेस की अभी हम बात कर रहे हैं। अब ये बताइए कि पीएल एसक्यूएल क्या होता है, या एसक्यूएल प्लस क्या होता है? सर PL/SQL तो प्रोसीजरल लैंग्वेज है सर। इसमें हम वो लिख सकते हैं, बड़े बड़े प्रोसीजर्स लिख सकते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम PL/SQL में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं SQL की। SQL की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और ये स्पेसिफिक लैंग्वेज है, सॉरी स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो कि ओरेकल फॉलो करता है। ओरेकल भी एक डेटाबेस है ना, ओरेकल वालों का। तो यस ओरेकल सर। के अंदर अगर आपको स्पेशली मतलब प्रोग्रामिंग करनी है एसक्यूएल वाली, तो उसी को पीएल एसक्यूएल बोलते हैं। और एसक्यूएल प्लस वही ओरेकल के अंदर ही एक एडिटर होता है, एडिटर होता है बेसिकली एसक्यूएल प्लस। ठीक है। सर मैं इसमें एक वैल्यू ऐड करना चाहती हूँ। मैं कंपनी में काम करती थी, ईपे सिस्टम्स। उनका पूरा का पूरा जो लॉजिक होता था वो पूरा PL/SQL में लिखते थे इंस्टेड ऑफ C#। उनका पूरा इंटरनल वर्किंग PL/SQL में था। हाँ, वो होता है, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना जहाँ पे मतलब ऐसे समझ लो आप
कि मतलब पूरे बैकएंड में पूरी कोडिंग ही हो जाती है, सही बात है, सब कुछ सारा काम हो जाता है पीएल एसक्यूएल पे, फ्रंट एंड बैक एंड सारा काम हो जाता है ना, सही कह रहे हो आप। तो अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है ये डेटाबेस। लेकिन डेटाबेस जो होता है ना, ये मतलब हम तो खैर पढ़ेंगे डेटाबेस ही, लेकिन डेटाबेस जो होता है ये मतलब मिडिल लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए सही होता है, ठीक है, छोटे मोटे क्लाइंट के लिए सही होता है। बट जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और और मिंत्रा हो गई, इससे जैसे बड़े बड़े जो हमारे ब्रांड हो गए, इनकी जैसी एप्लीकेशंस अगर आपको बनानी है और इतना यूजर डेटा मतलब हो, और बड़े बड़े ह्यूज अमाउंट में आपको डेटा चाहिए, तो भाई ये तो फेल हो जाता है ना। डेटाबेस उस केस में मतलब इतने ज़्यादा मतलब ह्यूज अमाउंट में जो डेटा होता है उसको नहीं रखता है। वैसे मैं आपको बताऊं, देखो डेटा जो है ना मतलब अलग अलग टाइप का होता है। देखो जैसे जैसे ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट आते हैं, है ना, ट्विटर पे ट्वीट आते हैं, और आपको क्या लगता है कि जी मतलब जैसे बिग डेटा की बात करें, बिग डेटा या क्लाउड आप बात कर रहे थे, तो क्लाउड और बिग डेटा में क्या रिलेशन है पहले इसमें मैं बता देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। देखिए क्लाउड तो एक क्या है कि स्टोरेज का ऑप्शन है ना, मतलब एक तरीका है। लेकिन क्लाउड जो है ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है, समझ रहे हो, ये डेटाबेस नहीं प्रोवाइड करता, इट इज नॉट ए डेटाबेस, है ना। क्लाउड का अपना क्लाउड का मतलब आप नहीं समझ रहे हो। क्लाउड मतलब जी ऐसा एक ऑप्शन जो कि स्केलेबल हो, मतलब आप ऐसे समझ लो कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे हमने कोई वेबसाइट बनाई, अपनी कोई ऐप बनाई, और उसके लिए मैंने होस्टिंग परचेज करी, डोमेन परचेज करी, और उस पर मैंने अपनी एप्लीकेशन को चला दिया। और कल को ऐसा हो गया कि जी जहाँ जिस सर्वर पे मेरी एप्लीकेशन, जिस डेटाबेस पे मेरी एप्लीकेशन चल रही थी, उस सिटी में प्रॉब्लम आ गई, कोई डिजास्टर हो गया, जिसकी वजह से सारा डेटा लॉस हो गया। तो क्लाउड मतलब यही हमें फैसिलिटी देता है कि जी एक डेटा को का बैकअप हम कैसे अलग अलग जगह पे बना के रखें, ताकि एक जगह से जब डेटा लॉस हो तो दूसरी जगह से रिकवर करा जा सके। और साथ ही साथ इसके स्केलेबल होता है, मतलब स्केलेबिलिटी देता है हमें कि मतलब ह्यूज अमाउंट में अगर आपको डेटा रखना है तो रख सकते हो। तो जो हम अपना बिग डेटा होता है उसको हम क्लाउड पे मतलब इम्प्लीमेंट कराते हैं, समझ रहे हो, तो ये चीज होती है। तो क्लाउड को स्टोरेज नहीं होता है, बिग डेटा की स्टोरेज है, नो डाउट, बिग डेटा इज अ काइंड ऑफ स्टोरेज ऑप्शन। बिग डेटा एक कंसेप्ट का नाम है कि अगर ह्यूज अमाउंट में आपके पास डेटा है, जहां डेटाबेस आपका फेल हो जाता है, तो उस केस में हमें बिग डेटा प्रेफर करना चाहिए। बट बिग डेटा किस टाइप के डेटा को रखता है, तो वो होता है रैंडम डेटा, है ना, जिगजैग डेटा, या आप बोल सकते हो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अगर हमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोग्रामिंग में संभाल के रखना होता है तो हम बिग डेटा में रखते हैं। स्ट्रक्चर डेटा नहीं, स्ट्रक्चर डेटा अभी भी हम स्ट्रक्चरल डेटाबेस में रखते हैं। जैसे कोई भी बंदा लॉग इन करता है, यूजर नेम पासवर्ड होता है, ठीक है, तो उसके लिए एक टेबल बनेगा जिसमें एक फील्ड होगी जिसका नाम यूजर नेम होगा, एक फील्ड होगी जिसका नाम पासवर्ड होगा। तो वो सारा जो है हमारा एक डेटाबेस में जाता है। लेकिन लेकिन जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जैसे मैं बात कर रहा था अभी ट्विटर में जो बहुत सारे लोग ट्वीट करते हैं, फेसबुक में पोस्ट करते हैं, तो वो सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है यार। एक दिन में लाखों पोस्ट और लाखों चीजें जाती हैं, और कितने हजारों हजारों पोस्ट जाते हैं, हजारों चीजें आती हैं। तो उन सारे डेटा को कहाँ मैनेज करा जाता है, तो वो सब बिग डेटा में ही करा जाता है। तो सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होती हैं, और उन डेटा की प्रोसेसिंग, अब स्ट्रक्चर डेटा में क्वेरी होती है, क्वेरी चला के डेटा लाना, ले जाना, ले आना, वो तो बड़ा हेडक हो जाता है, वहां पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस इश्यू आ जाती है। वो डेटा को उतने अच्छे से कह सकते हो कि ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है, लेकिन बिग डेटा उस डेटा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेता है। और बिग डेटा की अपनी टेक्नोलॉजीज भी होती हैं जिनके थ्रू बहुत फास्टर वे में डेटा रिट्रीवल हो जाती है और सेंडिंग हो जाती है। बिग डेटा जैसे एक बिग डेटा का नाम आपको मैं बताऊं, हडूप होता है, एक कैसेंड्रा होता है ना, और आपका मोंगो डीबी इज अ काइंड ऑफ बिग डेटा, आप ऐसा बोल सकते हो, लाइक लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो ठीक है, सही बात है, बिग डेटा ही बेटर ऑप्शन है। लेकिन अभी भी
अभी भी ऐसा नहीं है कि जो हम स्ट्रक्चर डेटा हमारा होता है उसको हम डेटाबेस में ही रखते हैं। यानी कि अगर हम आप एक रियल प्रोजेक्ट की बात करें तो एक रियल प्रोजेक्ट में ये दोनों इन्वॉल्व होता है, एक डेटाबेस भी चलता है और बिग डेटा भी चलता है। लेकिन बिग डेटा का यूज जो होता है जब ह्यूज अमाउंट में, अब जैसे मान लो कि किसी कंट्री, जैसे यहाँ पे इंडिया की जो IRCTC की वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेन की रिकॉर्ड है, उनकी डिटेल है, उनकी टाइमिंग्स है, उनका शेड्यूल है, इन सबको मैनेज करना है, इसके लिए बिग डेटा, समझ रहे हो। तो लेकिन बिग डेटा तो अभी आया, पहले हर कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे अपनी ERPs बनाती थी, अपने मेन फ्रेम बनाते थे। जैसे IBM ने अपनी टेक्नोलॉजीज अपनी मेन फ्रेम बना रखी है ना, वो यूज करती थी। हर कंपनी अपनी ERP प्रेफर करती थी डेटा स्टोरिंग के लिए, है ना। लेकिन जो ERPs है, ये मेन फ्रेम है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यूज करी जाती हैं। जैसे किसी कंपनी का अपना मेन फ्रेम होता है, किसी कंपनी का अपना ERP होता है, वो भी डेटा बेस से रिलेटेड डेटाबेस का ही पार्ट होता है। बट हम अभी एज अ बिगिनर डेटाबेस पढ़ेंगे। बाकी डेटाबेस में डेटा स्टोर करना अगर आपको आ जाएगा तो कल को किसी बिग डेटा में भी डेटा आप स्टोर कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो चलिए बात करेंगे इसके बारे में। आप लोग थोड़ा सा सर एसक्यूएल के एक बारे और में, एसक्यूएल के बारे में पढ़िएगा कि एसक्यूएल क्या होता है, सर कैसे वर्क करता है।